ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इनका विभाजन इन्होंने 5 वर्गों में किया था। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का किन किन 5 वर्गों में विभाजन किया गया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका विभाजन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा इनका विभाजन इन्होंने जो है 5 वर्गों में किया था, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल। इनका वर्गीकरण इन्होंने 5 वर्गों में किया। मुख्यतः इनका वर्गीकरण जो है इन्होंने 3 वर्गों में किया था। मुख्यतः इनका वर्गीकरण इन्होंने 3 वर्गों में ही किया था। पहला क्या था? पहला था आदिकाल। आदिकाल आदिकाल को दूसरे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। वीरगाथा काल। दूसरा क्या था? मध्यकाल। मध्यकाल। तीसरा क्या था? आधुनिक काल। आधुनिक काल। तीसरा क्या है? आधुनिक काल। अब इस वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा? अब हम ये जानेंगे कि इस वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा। वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर जो कवि थे वह किसी न किसी राजा के यहाँ रह करके उसके बारे में वर्णन करते थे, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। इसलिए इसका नाम पड़ा आदिकाल। और इसका नाम आदिकाल इसलिए पड़ा क्योंकि यह बहुत ही पुराना है। इसकी जो शताब्दी है 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक है। 14वीं शताब्दी अर्थात 1050 से लेकर के 1400 लगभग 65 तक का इसका वर्ष रहा था। इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल पड़ा है। अब है मध्यकाल। अब हम लोग जानेंगे मध्यकाल। मध्यकाल को जो है मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भक्तिकाल। भक्तिकाल। दूसरा रीतिकाल। दूसरा है रीतिकाल। भक्ति काल में क्या होता था? जब यहाँ पर जो है हमारे आदिकाल के जो कवि थे उन्होंने जब अपने राजा महाराजाओं इत्यादि का जब वर्णन कर लिया, जब उन्हें लगा कि इन सांसारिक दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, तब इन लोगों ने क्या किया कि मतलब वो भक्ति भावना में आ गए, ईश्वर की भक्ति करने लगे। जिसमें कि भक्ति काल जब आया तो भक्ति काल इसमें जो स्वाभाविक है कि भक्ति काल से ही पता चलता है इसके नाम से ही कि इसके जो कवि हुए होंगे वो मतलब सिर्फ भगवान के ही बारे में लिखते होंगे। इनके जो कवि थे
भगवान के बारे में लिखा करते थे। भक्ति काल को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भक्ति काल को 2 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। पहला भक्ति काल को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला है सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। क्या? निर्गुण भक्ति धारा। अब समझते हैं सगुण भक्ति धारा में क्या होता है। सगुण भक्ति धारा में वैसे कवि आते हैं जो मतलब ईश्वर को साक्षात मानते हैं कि ईश्वर का भी कोई देह ऐसा था, मतलब वे भी एक मानव की तरह ही थे। वे आते हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो ये मानते हैं, जो मतलब ये नहीं मानते थे कि ईश्वर जो साकार है। ये मानते थे कि ईश्वर, ये इसकी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये माना जाता था कि ईश्वर साकार है। परंतु निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये माना जाता था कि ये जो है भगवान निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार है। अर्थात ये आस्तिक दोनों थे, परंतु ये मानते थे कि ईश्वर की एक मतलब साकार, मतलब उसकी देह ऐसा हर चीज है। जिस प्रकार हम मानव है उसी प्रकार उसका भी शरीर हर चीज था। ये आते हैं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत। अब ये है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत वे सारे कवि आते थे जो ये नहीं मानते थे कि ईश्वर है। वे मानते थे कि ईश्वर जो है सिर्फ हमारे मन में निवास करते हैं, उनका कोई रूप नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, कृष्ण, राम सब एक ही है। उनका ये मत था कि सब जो है एक ही है। अब इनके सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो हैं, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कौन? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास इत्यादि। अब निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कौन कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत वैसे कवि आते हैं जैसे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, इसके अंतर्गत आते हैं कबीरदास के बाद रैदास इत्यादि। कबीरदास, रैदास इत्यादि सारे आते हैं। अब इसमें और बहुत सारे कवि हैं जैसे में मलिक मोहम्मद जैसी जी आते थे, रसखान जी आते थे, रसखान इत्यादि कवि। अब जो है सगुण भक्ति धारा को भी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सगुण भक्ति धारा को किन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ से भक्ति काल को मेरे लिए लेकर के चलते हैं। भक्ति काल, इसमें भक्ति काल का युग था 1465 से लेकर के 1650 तक लगभग भक्ति काल का काल था। इसके अंतर्गत आ जाते हैं निर्गुण भक्ति धारा। इसके अंतर्गत आ जाते हैं सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण, अब जो है निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा को जो है 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। निर्गुण भक्ति धारा को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इनको किन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? पहला प्रेमाश्रयी शाखा
आश्रय शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत क्या होता था कि मतलब इसके अंतर्गत जो कवि आते थे प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, वे कवि वैसे होते थे जो मतलब कि प्रेम पर आते, क्योंकि मतलब कि ईश्वर को जो है प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। ऐसे कवि प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते थे। परंतु ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वैसे कवि आते थे जो मतलब ज्ञान पर विश्वास करते थे। वे विश्वास मतलब प्रभु पर करते हुए सोचते थे कि ज्ञान के द्वारा ही प्रभु मिल सकते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि थे कई थे, जैसे रैदास, गुरु नानक इत्यादि। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि थे वो थे कबीरदास। ऐसे बहुत सारे कवि थे, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। अब सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो थे दो प्रकार के, इसको भी दो वर्ग में बांटा गया। पहला कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के कवि। दूसरे क्या थे? राम भक्ति धारा के कवि। राम भक्ति धारा के कवि। इसमें दो प्रकार के कवि हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि और राम भक्ति धारा के कवि। कृष्ण भक्ति धारा के कवि में वैसे कवि थे जो मतलब सिर्फ कृष्ण को ही प्रभु मानते, मतलब कृष्ण भगवान को अपना प्रभु मानते थे। और राम भक्ति धारा में ऐसे कवि थे जो कि अपने प्रभु श्री राम को अपना मतलब गुरु मानते थे। कृष्णाश्रय भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। और राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास। इनकी प्रमुख रचना है इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? ये रामचरितमानस। ये रामचरितमानस। इनमें अब एक और आ जाता है, मतलब ये सब तो थे, ये सभी मतलब हिंदू थे। इनमें आपको जितना भी कवि दिखाई दे रहा है सभी के सभी हिंदू थे। अब इनमें कुछ ऐसे कवि आ जाते हैं जो कि मतलब मुस्लिम होते हुए भी ये हिंदू के भगवान को पूजते थे। इसमें से मतलब ये निर्गुण भक्ति धारा में ऐसे कवि और आ जाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं सूफी संत कवि। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूफी संत कवि। सूफी संत कवि में ऐसे कवि आते थे जैसे कि मान लीजिए रस खान, मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन जी। ये सारे ऐसे कवि थे जो मतलब थे मुसलमान, परंतु ये फकीरी करते मतलब कुछ कृष्ण को मान, जैसे रस खान जी थे जो कि कृष्ण को मानने लगे। मलिक मोहम्मद जैसे भी प्रेम के कवि थे। मंझन जी भी प्रेम के कवि थे। इनका बहुत सारे प्रेमायनी श्री राधिका, प्रेम नंद, प्रेम वाटिका के देव, मालिन, मतलब ये जो थे कृष्ण पर लिखते थे। मतलब ये इसका जन्म जो है ये मुस्लिम थे मुस्लिम, परंतु ये मानने लगे, ये मतलब कृष्ण भगवान को मानने लगे। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी की एक प्रमुख रचना है जो कि बहुत बार पूछी जाती है, पद्मावत। मंझन जी लिखते हैं प्रेम अमोलिक नग संसारा, जिम प्रेम से धनी अवतारा, प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम राग प्रगटावा, प्रेम ज्योति प्रेम का जोड़ा। ये मतलब ये मंझन जी थे। मतलब ये भी सूफी संत कवि थे। जैसे कि ये आप सीधा समझ लीजिए कि सूफी का अर्थ है कि वे थे मुस्लिम, लेकिन वे
बाद में कोई वृंदावन में आकर के बस गए, कोई यहाँ आकर के कोई कोई वृंदावन में, कोई मथुरा में जाकर के बस गए, और ये सभी जो है हिंदू के जो ईश्वर थे इन सभी को पूजने लगे। अब यहाँ पर यह है पूरा भक्ति काल, है पूरा भक्ति काल। अब हम लोग आते हैं इसके बाद रीति काल। अब आते हैं हम लोग रीति काल। रीति काल की जो मुख्य विशेषता थी वो आदि काल से मिलती जुलती थी। आदि काल में जो था कि आदि काल के प्रमुख कवि के नाम आप लोग जान लीजिए, आदि काल के प्रमुख कवि शरपाद, इसे जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है। शरपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। शरपाद के बाद ये चंद्रवरदाई के बाद बहुत सारे कवि थे, परंतु इसमें शरपाद और चंद्रवरदाई जो थे ये दोनों प्रमुख कवि थे। चंद्रवरदाई और शरपाद प्रमुख कवि थे। अब हम लोग आ जाते हैं रीति काल पे। रीति काल का मुख्य विशेषता आदि काल से मिलता जुलता था। रीति काल में क्या होता था, मतलब इनके जो कवि थे ये भी किसी न किसी आश्रयदाता के यहाँ रह करके उनसे जो मिलता था, अपनी उनके वर्णन करके उनसे धन प्राप्त करना होता था। जैसे कि मान लीजिए किसी राजा के यहाँ गए, जैसे कि इनके प्रमुख कवि में आ जाते हैं भूषण जी छत्रसाल महाराज के यहाँ रहते थे, और छत्रपति शिवाजी के महाराज के यहाँ रहते थे। ये लिखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, प्रतिभक्ति कटक कटिले कति कटि कटि काली काशी खिलकी कलेउ देती काल को, अर्थात जिस प्रकार काली माता अपना खप्पर चलाती है तो काल को भोजन दे रही है, उसी प्रकार जब छत्रसाल महाराज की तलवार चलती है तो मानो काल को भोजन दे रही है। अब यहाँ पे भूषण जी जो है लिखते हैं छत्रसाल महाराज के बारे में। उसी प्रकार जो है इनके सभी कवि जो थे वो किसी न किसी आश्रयदाता के पास रह करके उनसे मतलब कुछ उनके बारे में ही उनका गुणगान करते थे। उनसे जो कुछ मिलता था उनसे मतलब उपहार लेकर के अपना जीवन यापन करते थे। इसके अंतर्गत तीन कवि आ जाते हैं। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला रीति बद्ध, रीति मुक्त, तीसरा था रीति सिद्ध। इसमें रीतिबद्ध, अब रीतिबद्ध क्या है? रीतिबद्ध का तो मतलब आसान सा है कि वैसे कवि जो कि मतलब किसी न किसी कवि के यहाँ रह के पूर्णतः किसी न किसी कवि के यहाँ रह करके वो जो है उनसे मतलब धनार्जन करते थे। इसका तो मतलब रीतिबद्ध का मतलब डायरेक्ट हो जाता है। रीति मुक्त का मतलब वैसे कवि जो रीति मुक्त थे, मतलब रीति काल के अंतर्गत के वो कवि थे परंतु वे रीति का कोई पालन नहीं करते थे। वे किसी भी राजा के यहाँ नहीं रहते थे, वे स्वतंत्र लेखन करते थे। जैसे में आ जाते हैं घनानंद जी। ये जो थे इनके बारे में आप जानते होंगे कि ये नादिर शाह के यहाँ रहते थे। तो जब नादिर शाह के ऊपर चढ़ाई कर दी गई तो उसके बाद ये भाग गए वहाँ वृंदावन छोड़ करके। तो इनसे जब नादिर शाह के कुछ सैनिक इसको पकड़ करके इनसे पूछा कि रज सोना कहाँ है, तो उसने वृंदावन की मिट्टी उठा करके कहा
नहीं, इनसे पूछा गया जर 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 मतलब सोना कहाँ है, सोना सोना सोना। तो इसलिए वहाँ का जो मिट्टी था उसको उठा करके कहा रज 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 अर्थात मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मतलब नहीं बताया, जिसके कारण इसका गला काट दिया गया था। ये पहले ये जहाँ रहते थे उनके बारे में तो पहले लिखते ही थे, तो वहाँ की एक नर्तकी से इसको प्यार हो गया था। उस नर्तकी का नाम था सुजान। उस नर्तकी का क्या नाम था? सुजान। ये सुजान नामक नर्तकी से प्यार करने लगे, जिसके कारण जो है इनको इनको राज दरबार से निकलना भी पड़ा। ये थोड़ी बहुत बड़ी कहानी है। रामानंद जी को जो है राज दरबार से, ये ऐसे कवि थे जो कि थे रीति काल के, लेकिन रीति के विरुद्ध लिखते थे। उसमें लिखते थे कि ये प्रेम के बारे में लिखते थे। इन्हें प्रेम का पीर भी लिखा जाता है, जैसे कि इनका लिखा है वो सुबहिनी मिले वर्षों है, इसका एक कविता। तो ये प्रेम के बारे में लिखते थे। अब आ जाता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंतर्गत वैसे कवि आते थे जो मतलब कि रीतिबद्ध भी थे और रीति मुक्त भी थे। मतलब ये कि जैसे कि आ जाते हैं भूषण जी को ही ले लेते हैं। वे छत्रसाल महाराज के बारे में तो लिखते ही थे, छत्रपति शिवाजी के बारे में तो लिखते ही थे। जब हमारा भारत मतलब रीति काल में जो है श्रृंगार के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। श्रृंगार रस उसमें बहुत ज्यादा होता था। नर्तकियों के बारे में लिखे, ये आता उसके साथ भोग किया, ये किया वो किया, यही सब लिखा जाता था रीति सिद्ध में। मतलब रीति काल का प्रमुख यही था। रीति सिद्ध में क्या था कि मतलब वैसे कभी जब हमारा भारत देश पूरा ये श्रृंगार के मुख में चला गया, तो स्वाभाविक है कि जब कहीं भी भ्रष्टाचार होने लगेगी तो दूसरे देश के लोग आकर के हम पर चढ़ाई करेंगे। उसी में जो थे, जैसे भूषण जी थे, वे छत्रसाल महाराज के बारे में तो लिखते ही थे। उसके साथ साथ जब देखा उन्होंने कि हमारा भारत जो हमारा देश वो श्रृंगार की ओर बहुत ज्यादा जा रहा है, कोई दूसरा इंसान आकर के हम पर चढ़ाई करेगा, तो ये क्या किए कि मतलब एक नई उत्तेजना के साथ वो लोगों के बीच जो है देशभक्ति का भावना जगाने का अत्यंत अथक प्रयास किया था। ये मतलब ये छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के बारे में तो लिखते ही थे, उसके साथ साथ ये देशभक्ति के बारे में भी लिखते थे। ये आ जाता है रीति सिद्ध के अंतर्गत। अब इतना ही है रीति सिद्ध के अंदर। अब हम लोग आ जाते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है मुख्यतः कई वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले जो है इनको आधुनिक काल को देखिए कई बार, जैसे कि सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, उत्तर छायावाद युग, प्रयोगवाद युग, प्रगतिवाद युग, अभी जो चल रहा है अभी का युग। सबसे पहले तो आधुनिक काल को बांटा गया था। जैसे कि देखिए आधुनिक काल को लगभग कई वर्गों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में जो है, भारतेंदु युग इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम के जो मतलब प्रसिद्ध थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक लेखक थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध थे लेखक। तो इनका नाम भारतेंदु युग इसलिए पड़ा क्योंकि इनके इस युग के जो प्रमुख लेखक थे, इस युग के प्रमुख लेखक इस टाइम जो है लगभग आधुनिक काल 1900 के बाद आधुनिक काल को माना जाता है। लगभग तो आधुनिक काल 1850 में ही आ गया था, लेकिन 1900 तक जो है 1700 से लेकर के 1900 तक लगभग रीति काल को माना जाता है। परंतु इनके अंतर्गत जो कवि आते हैं वो 10 साल पहले मतलब 1890 से लिखते आ रहे हैं। तो 10 साल रीति काल में लिख रहे थे, फिर अब 10 साल के बाद आ गए हैं आधुनिक काल। तो इसके अंतर्गत जो कवि, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के जो कवि थे वो प्रमुख थे, वो भी ऐसा ही करते थे, मतलब 1850 से लिखते थे, फिर 1900 कुछ तक लिखे थे। तो इनके अंतर्गत
इनके अंतर्गत जो भी कवि आते थे वे कुछ दिन पहले रीति काल में लिखे, उसके बाद फिर आधुनिक काल में आ गए। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। उसके बाद क्या आता है? द्विवेदी युग। उसके बाद क्या आ जाता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या था? इसके जो मतलब कोई भी कह सकते हैं लेखक या कवि, इसके अंतर्गत जो कवि थे वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आधुनिक काल के बारे में लिखते थे। उस टाइम के जो प्रमुख कवि थे, ये द्विवेदी नाम के कोई कवि थे, इसलिए इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा। उसका प्रमुख युग था द्विवेदी युग। इसके बाद आ रहा था छायावाद युग। छायावाद युग। छायावाद युग के अंतर्गत क्या हुआ था कि मतलब उस टाइम जो है भारत पर जो है अंग्रेजों का शासन एकदम पूरे अच्छी तरह से हो गया था। इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए कि कोई कवि थे, जैसे इसके अंतर्गत कवि आती है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। इसके अंतर्गत जो कवि आते थे, अगर वे मान लीजिए कि लिखते, अगर वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अगर डायरेक्ट लिखते, अगर खोल करके लिखते, तो उन पर केस हो जाता था, इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो ये द्विअर्थी कविता लिखते थे, इसको द्विअर्थी युग भी कहा जाता है, छायावाद युग को। द्विअर्थी कविता जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखते आज क्यों घोर है बहुत वाता, अर्थात इसका जो है ये लिख रहे हैं कि मतलब ये लिख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, लेकिन ये चोट कर रहे हैं कि हमारे देश जो है अंग्रेज निकले। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता है, ऐसे इसकी एक कविता है, अच्छी कविता है, आ रही रवि की सवारी, नवज्ञान का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों ने अनुचरों से स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। अर्थात कि बादलों ने अनुचरों से मतलब भारत में जो है रवि के साथ एक नई किरण के साथ, एक नया युग के साथ भारत में आजादी आ रही है। यही थी छायावाद युग की विशेषता। इसलिए इसके अंतर्गत ये प्रमुख कवि थे महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी, हरिवंश राय बच्चन जी, रामनरेश त्रिपाठी जी इत्यादि बहुत सारे कवि थे। इसके बाद आ जाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद युग में क्या हुआ था, मतलब इस टाइम जो है ये लगभग 1930 नहीं कर सकते, हाँ 1935 के बाद से लेकर के बाद का इस टाइम जो है मतलब भगत सिंह की फांसी हो चुकी थी 1931 में। उसके बाद देश मतलब एकदम पूरे चरम क्रांति पे था, देश में क्रांति एकदम फैल चुकी थी। उधर सुभाष चंद्र बोस जी लगे हुए थे, उधर चंद्रशेखर आजाद को भी फांसी हो चुकी थी, उन्होंने भी खुद को शूट कर लिया था। तो आज़ादी जो चरम मतलब कि चरम पे आ चुकी थी, लोग खुल करके बोलने लगे थे। तो इसमें भी जो है इसके अंतर्गत जो कवि आते हुए मतलब कि खुल करके लिखने लगे थे, वो छायावाद नहीं रहे थे। इनको ये डर नहीं था कि हमको पकड़ लेगा अंग्रेज, ये कर देगा वो कर देगा, इसको कोई डर नहीं, ये खुल करके लिखने लगे, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तर छायावाद। इसके अंतर्गत जो कवि आते हैं प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकवि, इनका जन्म बेगूसराय बिहार के थे, बेगूसराय बिहार के थे। अब इसके बाद आ जाता है प्रगतिवाद युग जो है ये लगभग भारत आजाद हो चुका था। ये युग तब आया जब भारत आजाद हो चुका था। तो इसमें क्या था कि मतलब भारत की अर्थव्यवस्था तो चरमरा चुकी थी, तो इससे जो मतलब भारत को प्रगति पर की राह पर लाने के लिए
जो युग आया था इसलिए इसका नाम पड़ा प्रगतिवादी युग। इसका हिंदी साहित्य में उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। इसके अंतर्गत के कवि को आप रख लीजिए, ये आ जाते हैं यतीन्द्र मिश्र जी, यतीन्द्र मिश्र जी। इसके बाद आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि आ जाते हैं, अभी ले लीजिए वर्तमान में कौन से कवि हैं, इनका क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा। तो अब हम लोग जो है काल विभाजन को समझ चुके हैं। काल विभाजन किया किसने था, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए हमने जो है इसकी ईस्वी इसलिए नहीं बताई क्योंकि विभिन्न बंटवारा करने वालों की मतभेद है कि इसका यहाँ से था, इसका यहाँ से था, ये सब मतभेद है, इसलिए नहीं बताया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।